अंदर एक स्पेशल कोर्ट है जिसको केस सेटअप किया गया है अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 2023। उसने आज इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो इंडाइटमेंट थी उसको डेफर कर दिया है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा जी कि एफआईए के जो स्पेशल यहाँ पे प्रोसिक्यूटर शाह खावर साहब आए हुए थे, ये जो कोर्ट रूम सेटअप हुआ था प्रिजन के अंदर, आपको पता ही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल के अंदर हैं। तो ये जो स्पेशल कोर्ट के जज अब्दुल हसनाद जुल्करनैन और बाकी तमाम ही लोग जो हैं यहाँ पे एक अदालत लगी हुई थी उसके सामने खड़े हुए थे, जिसमें कि एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी थे और बाकी इमरान खान भी और कुरैशी साहब भी। तो उन्होंने लास्ट मीटिंग में कहा था जी कि लास्ट हियरिंग में कहा था कि अक्टूबर 9 को जो हुई थी कि आप चालान की कॉपीज जो हैं वो एक्यूज को देंगे। एफआईए ने चालान की कॉपीज कोर्ट को दी थी, एक्यूज को नहीं दी थी। तो इसलिए एक्यूज ने आज कहा जी कि आपने हमें कॉपीज नहीं दी तो हमें पता नहीं है कि हमारे ऊपर क्या चार्जेस हैं। कोर्ट ने आज इनको कॉपीज दी और उन्होंने कहा जी कि अब ये जो इसका मुकदमा है अक्टूबर 17 को आज जो फिक्स किया गया था अब उसको डेफर किया गया और कुछ दिन में होएगा। शाह ने जो कि एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा जी हमने इनको देने की कोशिश की थी चालान की कॉपी, लेकिन इन्होंने जो है लेने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम बेग, अकॉर्डिंग टू आईएसपीआर, उन्होंने आज जो कर रहे थे 260th कॉर्प्स कमांडर मीटिंग कॉन्फ्रेंस जो कर रहे थे उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि गाजा के अंदर इजराइल जो है उसका बहुत ही गलत किरदार है। यहाँ पे एनॉर्मस ह्यूमन जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा, यानी कि लोगों की डेथ हो रही है और इसमें इनोसेंट सिविलियंस बेशुमार हैं। और ये जो डिसअप्रोप्रिएट जो यूज़ ऑफ फोर्स है बाय इजराइल इसको हम कंडेम करते हैं। ये हमास रूल्ड जो टेरिटरी है उसके ऊपर कब्जा करते वो जा रहे हैं और इन्वेजन करते जा रहे हैं। जनरल आसिफ ने कहा जी कि हम डिप्लोमेटिक मॉरल पॉलिटिकल सपोर्ट जो है हमेशा पाकिस्तान पैलेस्टाइन को देता रहेगा और अपना प्रिंसिपल स्टैंड रखेगा जब तक कि पैलेस्टाइन का इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता। ये जितनी भी अनलॉफुली ऑक्यूपाई की गई हैं इनकी पैलेस्टीनियंस की टेरिटरीज और मुसलमानों के जो सीक्रेट प्लेसेस हैं वहाँ पे, उनको जब तक नहीं छोड़ेगा इजराइल हम पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े रहेंगे। तो ये आज उनकी काफ़ी जो है मेन आई है स्टेटमेंट आई है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब, जैसे कि हमने आपको बताया कि चाइना में पहुंचे हुए हैं, वही जो हो रही है यहाँ पे रोड बेल्ट एंड रोड जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चाइनीज़ ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। आज उन्होंने यहाँ पे बात करते हुए अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा कि हमारे मुल्क में एनर्जी का बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, तो चाइना जो है सोलर पैनल्स लगाने के ऊपर थोड़ा सा जो है वो ध्यान कर ले। और ये जो है अंडर थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसमें उन्होंने ये हाईलाइट किया कि पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशनशिप्स जो हैं वो शेयर करता है चाइना के साथ और आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो सी पैक चाइना ने शुरू किया था वो पाकिस्तान चाइना की स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का एक जो है वो प्रूफ है और वो कहते हैं जी पाकिस्तान के लिए चाइना से ज़्यादा बायलैटरल रिलेशंस मजबूत करना और किसी के साथ भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और उन्होंने चाइना को कहा कि जैसे आपने चाइना के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए हैं वैसे ही आप जो है पाकिस्तान के अंदर भी सेटअप करें तो अच्छा रहेगा। हिंदुस्तान के अंदर जी राहुल गांधी जी, आपको पता ही है कि अब कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस आने वाले हैं तो सारे लोग ही सरगर्म हैं। राहुल गांधी साहब ने आज बीजेपी के ऊपर बेतहाशा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है बीजेपी और बीजेपी कहता है जी कि ये तो डायनेस्टिक जो है वो पॉलिटिक्स चला रहे हैं कांग्रेस वाले। तो आज उन्होंने कहा जी कि मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि ये मेरे पे या हमारे पे कैसे एतराज़ करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आज ये जो है मीडिया से बात कर रहे थे इजवाल के अंदर और हमने आपको बताया ही है, कल भी बताया था कि मिजोरम में पहुंचे हुए अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में। तो उन्होंने कहा जी कि मैं पूछना चाहता हूं कि जो इनके मिनिस्टर्स हैं अमित शाह और राजनाथ सिंह साहब, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। अमित शाह साहब का जो बेटा है, जब मैंने लास्ट सुना था तो मुझे लगा था कि वो इंडियन क्रिकेट को हेड कर रहा है और इसके अलावा अनुराग ठाकुर के बच्चे भी जो हैं वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हैं, राजनाथ सिंह साहब के बैठे हुए हैं। तो हम कैसे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चला रहे हैं। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स तो बीजेपी में भी चल रही है, हम तो साइड लाइन पे हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम जहां जहां भी जा रहे हैं, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, हम
हर जगह पे जीतेंगे। और मैं जो है जहां भी जा रहा हूं, जैसे कि मध्य प्रदेश जिसको कि बीजेपी रूल करती है, तो वहां पे जब लोगों से मिल रहा हूं तो वो बहुत ज्यादा जो है खफा हैं बीजेपी से कि उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। अलबत्ता छत्तीसगढ़ और राजस्थान जहां पे कि कांग्रेस की हुकूमत है, वहां पे लोग बड़े खुश हैं और वो कह रहे हैं बहुत सारा डेवलपमेंट है। इसलिए क्योंकि हम डिविजिव पॉलिटिक्स के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, हम किसी के रिलीजन, कल्चर और हिस्ट्रीज को जो है हम प्रोटेक्ट करते हैं, हम उसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। कांग्रेस जो थी उसने इंडिया की फाउंडेशन ले की थी और हम ये यकीन करते हैं इस बात पे कि इस फाउंडेशन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जबकि बीजेपी जो है तमाम के तमाम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स के ऊपर कब्जा करता जा रहा है। हम समझते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के यूज के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों के लिए होना चाहिए। हम डिसेंट्रलाइजेशन पे, यानी कि हम ये उस पर बिलीव करते हैं कि पावर को डिसेंट्रलाइज यानी कि प्रोविंसेस के पास होना चाहिए, वो जैसे चाहें अपने मामला चलाएं, जबकि बीजेपी चाहती है कि तमाम की तमाम पावर्स जो हैं वो दिल्ली के अंदर रहें। और आरएसएस ये बिलीव करती है कि इंडिया शुड बी गवर्न्ड बाय जस्ट वन आइडियोलॉजी, जिसको कि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर है कि वो हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं जी हम इसको अपोज करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी ये जो हमने इंडिया ब्लॉक, जो तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अदर देन बीजेपी जो इकट्ठ इनका है, उसका मकसद यही है कि वो इंडिया का जो आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया, उसको डिफेंड हमें करने की जरूरत है। यानी कि एक सेक्युलर और ब्रॉड माइंडेड इंडिया जिसके के अंदर हर किसी को रहने की और अपना फेथ प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। और वो फेथ जो है, जैसे कि जिन्ना साहब ने भी वैसे तो कहा था कि हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ स्टेट, तो इंडिया जो है वो कहते हैं जी उसके ऊपर अभी भी वो मानता है और उस पर चलना चाहता है। इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है जी, उसने आज सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने से ना कर दी है। और उन्होंने जो रूलिंग अपनी दी है वो बहुत सारी हियरिंग्स जो ये सुन रहे थे अप्रैल मई से, तो उसमें आज 3 ऑफ 5 जजेस जो थे, यानी कि 3-2 की रेशो थी। 5 जजेस में से 3 ने कहा कि इसको लीगलाइज नहीं करना चाहिए, 2 ने कहा करना चाहिए। इसके ऊपर बात करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय चंद्रचूड़ जो हैं, उन्होंने कहा कि ये कोर्ट जो है उसका काम सिर्फ जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन पॉलिसी बनाना जो है वो पार्लियामेंट का काम होता है, वो लेजिस्लेट करेंगे। हम लेजिस्लेट नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ लीगल फ्रेमवर्क दे सकते हैं। हाँ, लेकिन हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि अगर कोई एलजीबीटी है तो उसको लीगल प्रोटेक्शंस होनी चाहिए, उसको बेनिफिट्स होने चाहिए, उसको सर्विसेज देनी चाहिए और उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वायलेट इसलिए नहीं होने चाहिए कि वो एलजीबीटी है। वो कहते हैं जी हिंदुस्तान का जो संविधान है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी पे बिलीव करता है। और वो लोग जो कि डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, ये गलत है अकॉर्डिंग टू लॉ, उनको भी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। और एक हॉटलाइंस जो हैं वो बनाने की जरूरत है कि अगर वो डिस्ट्रेस में हो तो वो गवर्नमेंट को बता सकते हैं। उनके लिए सेफ होम्स होने चाहिए, मेडिकल जो हैं प्रोसीजर्स के बारे में आज कोर्ट ने कहा कि हम जो है उसको बिल्कुल सही नहीं समझते हैं, क्योंकि लोग अपनी जेंडर आइडेंटिटी अगर ऐसे चेंज करें, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट इसके ऊपर डिसाइड करेगी। इससे पहले जो है बीजेपी ने अपोज किया था जब ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी, और उन्होंने कहा था जी कि ये इशू पार्लियामेंट को हल करने का है। तो चीफ जस्टिस ने आज जो इंडिया के, वो भी उन्होंने भी यही कहा। केविन स्पेसी साहब 64 ईयर्स उनकी माशाल्लाह एज है, मगर बड़े हेल एंड हार्टी हैं। आपको पता ही है बहुत लंबी इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट के जो इनके ऊपर चार्जेस आ गए थे उसको फाइट किया। आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने इनको बुलाया हुआ था और वहां पे ये इन्होंने लेक्चर दिया। वैसे एक लेक्चर नहीं था वो, एक इनकी जो थी कोई छोटी सी एक परफॉर्मेंस टाइप की थी, और जो है उसमें डायरेक्ट लेक्चर नहीं था। शेक्सपियर का जो प्ले है टिमन ऑफ एथेंस, उसकी कुछ लाइनें यहाँ पे इन्होंने पढ़ी। आपको पता ही है कि टिमन ऑफ एथेंस बहुत ही इनका एक शेक्सपियर का पॉपुलर 1600s में जो उन्होंने प्ले लिखा था, जिसमें कि ये था कि बहुत सारे जो वेल्दी एथेंस के लोग थे वो एक आदमी के आसपास घूमते थे, उनको लालच था और वो बहुत सारे उससे फायदे उठाने चाहते थे, और जैसे ही वो उसके पास से दौलत चली गई तो वो सारे इसको छोड़ के चले गए। तो इन्होंने जब ये एक्ट किया तो इन्होंने कुछ खास वजह तो नहीं बताई कि इन्होंने क्यों इसको चूज किया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि दिस इज क्लोजर टू माई हार्ट एंड इट सॉर्ट ऑफ बियर्स पैरेलल टू माई लाइफ। तो ऐसी बात है। फरहान अख्तर साहब ने जी आज सोशल मीडिया के ऊपर ये हिंट दिया है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल वो लेके आ सकते हैं। इसके ऊपर ऋतिक रोशन और अभय देओल जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हो गए हैं। तो इन्होंने अपने जो है वो कैमरे की तरफ देखते हुए कहा कि इमरान लुक कम्स फुल सर्कल। व्हाट से जोया अख्तर इनकी बहन है जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी। तो शुड बॉयज हेड ऑन अनदर रोड ट्रिप,
तो उसके ऊपर अबे ने कहा कि आई हैव माई बैग-वती पैक्ड सिंस 2012, व्हाट कीप्स यू गाइज, व्हाट्स कीपिंग यू गाइज। ऋतिक ने इसके ऊपर कहा लेट्स गो, बहुत सारे ओज उन्होंने लगाए उसके ऊपर, और जोया ने कहा कि मेरा भी बैग-वती जो है बिल्कुल पैक्ड है, विच मीन्स के शायद अब इसका सीक्वल आएगा। इमरान हाशमी ने जनाब आज बॉम्ब ड्रॉप किया। उन्होंने अपनी बड़ी ही खतरे में नाक जो लुक है जो टाइगर 3 में आप नजर आने वाली है, इससे पहले तो हम बात यही कर रहे थे कि टाइगर 3 के अंदर कैटरीना कैफ और सलमान, कैटरीना कैफ और सलमान है, अब इसके अंदर जो है इमरान हाशमी भी नजर आएंगे और वो कह रहे हैं जी मैं आई वॉज डाइंग टू शेयर दिस न्यूज, और इसके अंदर ये बड़े ही रुथलेस मर्सनरी आतिश का रोल करने वाले हैं, जिसका कि काम है कि हर हाल में ये जो टाइगर है यानी सलमान खान है, जिसके के बारे में कहा जा रहा है कि ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, कभी भी इंडिया को प्रॉब्लम होगी तो ये आएगा उसको बचाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये कुछ भी करेगा। तो वो कहते हैं जी, इमरान हाशमी कहते हैं कि इसके अंदर मैं बहुत ही डिफरेंट किस्म का विलन आपको नजर आऊंगा और मैं माइंड गेम्स करूंगा और बड़ा अपने दिमाग को ग्रेटेस्ट वेपन की तरह यूज करूंगा और मेरी बड़ी अथॉरिटी रहेगी डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर और उनके साथ मैं कुछ भी मैनिपुलेट करके उनसे करवा सकता हूं और मेरा काम रहेगा इसको जो है डाउन करना एट एनी कॉस्ट, यानी कि टाइगर को, सलमान खान को नीचे करा। तो लोग जो हैं बड़े एक्साइटेड, वो कहते हैं वी आर वेटिंग फॉर इट। पाकिस्तान ने जनाब आज फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहे हैं क्वालिफायर, उसमें हिस्ट्री क्रिएट की फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लॉन्गेस्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने कंबोडिया को 1-0 से जो है वो डिफीट किया। हारून हमीद जो हैं उन्होंने 67वें मिनट में पाकिस्तान के लिए गोल किया और बड़ी हिस्टोरिक ये जीत उन्होंने फीफा में पहली दफ़ा पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम जिसने बड़ा जो है वो कमाल दिखाया है। और पाकिस्तान के अब क्लैशेस जो हैं सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ताजिकिस्तान के साथ हैं ग्रुप 6 में, ग्रुप जी में, और अब ये राउंड 2 के लिए जो है क्वालिफाई अगर इनसे जीतेंगे तो करके जाएंगे। कनाडा की जो लैला फर्नांडिस हैं 21 ईयर्स उनकी एज है जी, और शी इज़ एट WTA टूर इन एशिया, और उन्होंने जो थी विक्ट्री आज ली है ओवर वाइल्ड कार्ड entry Hanyu Guo of China in the first round of Jiangxi Open। और इस वक्त जो है लेला फर्नांडिस की रैंकिंग 43rd है दुनिया के अंदर। उनकी नेक्स्ट जो मैच है चाइना की यू जियाओडी से होएगी इन फॉर राउंड ऑफ 16। और अभी रिसेंटली अभी संडे को इन्होंने हांगकांग ओपन जो है विन किया था, तो शी लुक्स क्वाइट फिट, और अगर इन्होंने विन किया तो फिर ये जो है आगे भी जाएंगी। और इनकी जो है ये जो हांगकांग ओपन में विक्ट्री थी उसकी वजह से 17 स्पॉट्स ये WTA रैंकिंग्स में अब ऊपर आ गई हैं। सो वे टू गो, वेरी यंग गर्ल, ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। इजिप्शियन स्विमर जो हैं अब्दुल रहमान सामे, 23 ईयर्स उनकी भी एज है, और उन्होंने अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है स्विमिंग में। वो कह रहे हैं जी कि मुझे लोग बेतहाशा थ्रेटन कर रहे हैं, मेरी फैमिली को कुछ पता नहीं है कि जब वो मुझे कॉल करते हैं और मैं फ़ोन उठाता नहीं हूँ कि क्या मैं जिंदा हूँ या मैं मर गया हूँ, क्या हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत सारे थ्रेट्स मिल रहे हैं। उन थ्रेट्स की वजह यह है कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड एक्वेटिक्स स्विमिंग वर्ल्ड कप 2023 चैंपियनशिप में, और उसमें इन्होंने कहा था कि मैं अपनी विक्ट्री जो है सेलिब्रेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं बड़ा सैड हूं, मेरे जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पैलेस्टाइन के अंदर हैं उनके ऊपर जो इजराइल जुल्म कर रहा है। तो उसके बाद से फिर इनको आने शुरू हो गए थे बहुत ही थ्रेटनिंग कॉल्स। इन्होंने बहुत ही जो फेवरेट्स थे गेम के अंदर, आइजक कूपर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और माइकल एंड्रयूज ऑफ USA, उनको हराया था। और 50 मीटर बटरफ्लाई फाइनल के अंदर, ये जो ग्रीस के अंदर मुकाबले हो रहे हैं उसके अंदर, तो इन्होंने कहा था जी कि मैं तो अपना गोल्ड मेडल मैंने जीता है वैसे तो, लेकिन मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा दिल बहुत उदास है। पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक साहब, जो मैच हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला है उससे पहले बीमार हो गए हैं। इनको आ गया है बुखार और इनको हो गया है डेंगी, और इनको जो है वैसे टेस्ट किया गया है कोविड के लिए भी। और वैसे वो कह रहे हैं जी कि तमाम बाकी के भी जो लोग हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि शायद शाहीन शाह अफरीदी और उसामा मीर जो हैं लेग स्पिनर, शायद वो भी बीमार हैं, तो वो भी, उनका भी कुछ डावाडोल नजर आ रहा है। वैसे वो कह रहे हैं जी कि ये दोनों तो रिकवर फीवर से कर गए हैं, लेकिन अब कितना कर गए हैं, क्योंकि अक्टूबर 20 को पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ है जो कि बहुत ही सख्त होने वाला है। बहरहाल अब्दुल्ला शफीक जो आपको पता है ये बड़े स्टार बैट्समैन रहे, अक्टूबर 11 का जो मैच था उसमें बिकेम फर्स्ट पाकिस्तानी टू मेक 100 ऑन हिज वर्ल्ड कप डेब्यू अगेंस्ट श्रीलंका। तो अब ये बीमार हैं, पता नहीं ये कर सकते हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट टुडेज मैच। क्या धांसू मैच था, साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड्स इन वर्ल्ड कप 2023। नेदरलैंड्स ने तो जी आज कमाल किया, स्टन किया साउथ अफ्रीका जैसी धांसू टीम को, और इनको 38 रन से हराया एट धर्मशाला। बैटिंग फर्स्ट जो डच टीम थी उसने 245 फॉर 8 स्कोर किया था, और बहुत ही बैड वेदर की वजह से ये मैच चूंकि लेट शुरू हुआ था तो 43
43 ओवर्स दोनों को मिले थे। साउथ अफ्रीका ने टॉस विन किया था और बॉलिंग का इरादा किया था। स्कॉट एडवर्ड्स जो थे वो नेदरलैंड्स के लिए टॉप स्कोरर थे, 78 उन्होंने बनाए रन्स फॉर 69। साउथ अफ्रीका के पेसर कजिस्को रबादा और मार्को जेनसन जो हैं उन्होंने 2 फॉर 56 एंड 2 फॉर 28 रन्स जो हैं वो विकेट्स ली। और साउथ अफ्रीका जो है उसने एक चेंज की थी, उसने रिप्लेस किया था तबरेज शम्सी को और लाए थे जेरल्ड कोटजी को। और नेदरलैंड्स ने भी एक चेंज की थी, लोगन वैन बीक को लाए थे इन प्लेस ऑफ रायन क्लीन। तो बहरहाल जी आज का मुकाबला नेदरलैंड्स ने जीता। जी बिल्कुल, ये थी हमारी खबरें और इसके बाद जो है एक लेते हैं टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक।